साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और एक बात और कि बीच में यह जो करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहे थे ये कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गए थे। उसकी वजह यह थी कि कुछ व्यस्तताओं की वजह से ये वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। अब से यह वीडियो रेगुलर आएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको डेली ये करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की और कई महत्वपूर्ण समझौतों को संपन्न किया। देखिए, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद शेर बहादुर देउबा की यह पहली भारत यात्रा थी। तो यहाँ फैक्ट भी याद रखिएगा कि शेर बहादुर देउबा जो है ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए। जिन चीज़ों पर निर्णय लिए गए हैं उनमें देखते हैं। सबसे पहले रेलवे की बात करते हैं तो बिहार के जयनगर को, ध्यान रखिएगा, बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्धा से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है। यह दोनों देशों के बीच पहली ब्रॉड गेज यात्री रेल संपर्क सेवा है। दूसरा, विद्युत के क्षेत्र में भारत ने सोलू कॉरिडोर नेपाल को सौंप दिया है। यह जो सोलू कॉरिडोर है यह 90 किलोमीटर लंबी और 132 केवी क्षमता वाली विद्युत ट्रांसमिशन लाइन है। इसे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित किया गया है। वर्ष 2017 में कटैया कुशाहा और रक्सौल परवानीपुर सीमा पार विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया गया था। इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के मध्य की परियोजना है। वर्ष 2017 में दोनों पक्षों ने मेची नदी पर, कौन सी नदी पर? मेची नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए समझौता किया था। यह पुल एशियाई विकास बैंक के दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सड़क कनेक्टिविटी कार्यक्रम साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रोड एंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम का हिस्सा है। नेपाल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त नेपाल में भारत के रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। इस रुपे कार्ड को अन्य किन देशों में लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका भूटान, सिंगापुर और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में पहले ही इसको जारी किया गया। तो इस प्रकार से 4 देशों में भारत का रुपे कार्ड जारी है या चलता है। कौन कौन से देश? भूटान, सिंगापुर, यूएई और अब नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया। जिस पर विवाद है वो कौन सा क्षेत्र है? काला पानी। काला पानी की बात करें, अन्य भी क्षेत्र है, इसमें से महत्वपूर्ण काला पानी है। काला पानी भारत, नेपाल और चीन के त्रिसंगम अर्थात ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इस पर वर्तमान में भारत का नियंत्रण है, लेकिन नेपाल ऐतिहासिक तौर पर और मानचित्र के अनुसार इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं काला पानी क्षेत्र को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लद्दाख में अभ्यारण्यों की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। लद्दाख के चांगथांग, नाम याद रखिएगा, चांगथांग और काराकोरम अभ्यारण्य भारत चीन सीमा पर स्थित हैं। लद्दाख ने इनके उचित मानचित्रण व सीमा पहचान के मुद्दे को प्राथमिक चिंता का विषय माना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान को उच्च संरक्षण मूल्य वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने और इनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। इससे आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भूमि को जोड़कर या हटाकर सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिलेगी। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में लद्दाखी चांगथांग पठार पर स्थित है। यहाँ की झीलों की बात करें तो यहाँ बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें पाई जाती हैं। ये झीलें हैं तोशो मोरारी, पेंगोंग तोशो और तोशो कर। ये झीलें आपकी लद्दाख में चांगथांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं, या कह सकते हैं जो चांगथांग पठार है यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में शामिल है कियांग या तिब्बती जंगली गधा, डार्क नेक्ड क्रेन इत्यादि। यहाँ कोरजोंग गांव स्थित है। इसे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका जो नुब्रा श्योक नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है और नुब्रा श्योक यहाँ पे पर्वत चोटी भी है। तो यहाँ के लेह जिले में काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी छोर में ऊंचाई पर स्थित है ये काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, या इसे नुब्रा श्योक वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें यह अभ्यारण्य चीरू या तिब्बती मृग, तिब्बती गैजल, हिमालयी आइबेक्स, शापो, भंडल अर्थात हिमालयी नीली भेड़, जंगली याक, हिम तेंदुआ आदि का पर्यावास स्थल है। यह उत्तर और दक्षिण में चीन एवं पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जबकि काराकोरम रेंज इसके उत्तर की ओर स्थित है। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें,
सामरिक प्रभाव वाला जो निर्णय है, देखिए काराकोरम या नुब्रा श्योक और चांगथांग अधिक ऊंचाई वाले वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ दुर्लभ जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत चीन सीमा के निकट सड़कों या चौकियों के निर्माण के लिए सशस्त्र बलों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP और सीमा सड़क संगठन BRO को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। मार्च 2021 में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य की भूमि को चुशूल, हॉट स्प्रिंग, चुमार, डुंगटी, धन सिंह, PP16, शिलुंगला, हेनले, लुकुंग, बाओनाला और अन्य आसपास के क्षेत्रों में 24 चौकियां बनाने के लिए आवंटित किया गया था। वन्यजीव बोर्ड ने अगस्त 2021 में भारत चीन सीमा पर 1 दर्जन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। अब इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2021 में भी कुछ अन्य सड़कों को स्वीकृति दी गई थी। देखिए इनमें ये जो सड़कें जिनको स्वीकृति दी गई थी, इनमें पैंगोंग त्सो के आसपास की सड़कों के साथ साथ काराकोरम अभ्यारण्य के निकट सासेर ब्रांगशा गैप्सन सड़क भी शामिल है। यह भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जिसे शॉर्ट में हम लोग PM विकास योजना के नाम से जानते हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन या PM विकास योजना, इसको मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए PM विकास या प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना जो है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। यह योजना अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसके तहत कारीगर समुदायों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के कुल लक्ष्यों में से कम 33% महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के घटकों में से एक का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व संबंधी सहायता प्रदान करना है। इसके तहत इच्छुक महिला उद्यमियों को उद्यमिता विकास के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित इन महिलाओं में से 10% को उनके नेतृत्व गुणों के आधार पर बिजनेस मेंटर के रूप में चुना जाएगा। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास और रोजगार संबंधित जो अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की। तो देखिए एक है नई मंजिल। इसके तहत औपचारिक शिक्षा मतलब कक्षा 8वीं से 10वीं तक की जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा देना और कौशल प्रदान करने की व्यवस्था इस योजना के तहत की जाती है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर रोजगार एवं आजीविका प्रदान या प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। नई रोशनी योजना, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास को बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा, नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। इसके तहत महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए ज्ञान, साधन और तकनीकी प्रदान की जाती है। अगला है विकास के लिए पारंपरिक कलाओं, शिल्पों में कौशल या कौशलों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण अर्थात उस्ताद कार्यक्रम या उस्ताद योजना। इंग्लिश में कहते हैं अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट अर्थात उस्ताद योजना को भी आरंभ किया गया है। तो देखिए अगला है गरीब नवाज स्वरोजगार योजना। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं हेतु अल्पकालिक रोजगार उन्मुख कौशल विकास का पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। इससे उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा। बैकअप टू ब्रिलियंस नीति अपनाई गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का देश भर में विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त हुनर हाट को आयोजित किया जाता है तथा सीखो और कमाओ योजना को भी आरंभ किया गया है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि भारत मध्य एशिया में निवेश करने और कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए तैयार है। देखिए भारत के राष्ट्रपति मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर, यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने मतलब पहली बार जो है तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। मतलब भारत का कोई राष्ट्रपति, पहला कोई ऐसा राष्ट्रपति है जिसने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ने दोहराया कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन किया। मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो मध्य एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। मध्य एशिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध हैं। ठीक है, देखिए मध्य एशिया के अन्य देशों में आप देखेंगे तो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सभी मध्य एशियाई देश हैं। ठीक है, जनवरी 2022 में भारत ने प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो इस मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में ये जो मध्य एशिया के 5 देश हैं कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
जो ये प्रथम ये भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, इसे भारत और मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC और अशगाबाद समझौते दोनों का सदस्य है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। यह बंदरगाह मध्य एशियाई देशों के लिए समुद्र तक सुरक्षित व्यवहार और निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। क्योंकि हमने जिन 5 देशों की बात की है, ये 5 देश जो हैं देखा जाए तो ये भू आबद्ध देश हैं, यदि आप कैस्पियन सी को छोड़ दें, क्योंकि कैस्पियन सी को एक तरीके से समुद्र नहीं माना जाता है। देखिए, विदेश मंत्रियों के स्तर का भारत मध्य एशिया संवाद वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। भारत मध्य एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संचालन करेगा। इसलिए भारत ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत तुर्कमेनिस्तान ने निम्नलिखित 4 समझौता ज्ञापनों या सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ये 4 समझौता ज्ञापन कौन से हैं, 4 क्षेत्र कौन से हैं? आपदा प्रबंधन, वित्तीय आसूचना, संस्कृति और युवा मामलों के संबंध में इन्होंने समझौते किए हैं। आगे चलते हैं, अगला है इसमें आपका 1 सेकंड। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते अर्थात इकोनॉमिक और कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 1 दशक के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, समझौते की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से उसे निर्यात की जाने वाली, मतलब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो भारत को निर्यात हो रही है, अर्थात भारत को निर्यात की जा रही है, अर्थात भारत को जो आयात की जा रही है, की जाने वाली 85% से अधिक वस्तुओं पर प्रशुल्क अर्थात जो टैरिफ लगता है उसको समाप्त कर देगा। साथ ही इस व्यवस्था के तहत अगले 10 वर्षों में इस निर्यात को 91% तक बढ़ा दिया जाएगा। भारत से निर्यात की जाने वाली 96% भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच या जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा। इनमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण, वस्त्र परिधान तथा चमड़े जैसे मुख्य क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं। इसके तहत अगले 5 वर्षों में शुल्क मुक्त पहुंच का विस्तार भारत से निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं तक कर दिया जाएगा। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित अर्थात स्टेम में भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद वर्क वीजा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कर कानून में संशोधन करने पर सहमत हो गया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों की ऑफशोर इनकम अर्थात दूसरे देशों में जो अर्जित आय होती है पर कराधान व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्व की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वहीं भारत चालू वित्त वर्ष में ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास जैसे कि ऑसी इंडेक्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज आयोजित किए जाते हैं। जो ECTA है अर्थात इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इससे द्विपक्षीय ECTA से द्विपक्षीय वस्तु एवं सेवा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से अगले 5 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होने की संभावना है। अगले 5 वर्षों में मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर का है। यह जो समझौता है ECTA, यह समझौता भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अब आगे बात करते हैं कि देखिए, कानून मंत्री ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI अब वास्तव में अपना कर्तव्य निभा रहा है। यह अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है। देखिए, हाल ही में कानून मंत्री ने भारत की शीर्ष जांच एजेंसी के रूप में CBI की उच्च पेशेवर कार्यप्रणाली और उच्च दोषी दर लगभग 70% इसकी दर है के लिए प्रशंसा की है। उनके अनुसार लोग इस एजेंसी पर विश्वास करते हैं। CBI को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा CBI की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप कोयला घोटाले के मामले में के कारण इसे पिंजरे का तोता कहा था। देखिए, CBI संबंधित समस्याओं की बात करें तो यह एजेंसी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत PMO के तहत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करती है। इसलिए इसे पूर्ण सांविधिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, साथ ही इसकी स्वायत्तता पर भी प्रश्न उठते रहे हैं। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। इस अधिनियम का प्राधिकार क्षेत्र दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों तक सीमित है। कुछ राज्यों ने सामान्य सहमति जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। सामान्य सहमति के अभाव में
सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से मामला दर मामला आधार पर सहमत लेने की आवश्यकता होती है। आंतरिक विवादों और कुछ मामलों में निष्क्रियता के कारण इस संस्था की विश्वसनीयता का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। साथ ही वर्ष 2018 में सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक के बीच आंतरिक विवाद एक ऐसा ही मामला था। अन्य सुर्खियों की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के बारे में देखिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार कुछ अपात्र किसानों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर रही है। यह अपात्र जो किसान हैं ये आयकर का भुगतान करते हैं लेकिन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है। इसमें आयकर का भुगतान करने वाले किसान शामिल नहीं हैं। पीएम किसान के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। दूसरा है आपका स्प्लिंटरनेट। तो ये वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकता है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेट की खंडित होने की संभावना है। स्प्लिंटरनेट का अर्थ है देशों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से कंटेंट को फिल्टर करने या पूरी तरह से अवरुद्ध करने के कारण इंटरनेट का तेजी से खंडित होना है स्प्लिंटरनेट। उदाहरण के रूप में चीन का ग्रेट फायरवॉल स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को बाहर रखता है। वहीं रूस ने वर्ष 2019 में संप्रभु इंटरनेट कानून या ऑनलाइन आयरन कर्टन पारित किया था। इसने देश को शेष विश्व से अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है। अगला है RNOR स्टेटस। इसका पूरा नाम क्या है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं। देखिए, यह आयकर कानून के तहत आवासीय स्थिति की एक श्रेणी है। RNOR एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सामान्य निवासी के रूप में पात्र नहीं है। इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो देश में 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम दिन रहा हो। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपए या उससे अधिक अर्जित करता हो। आगे बात करते हैं उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के संबंध में। तो केंद्र जो है वो विशेष इस्पात के लिए PLI योजना में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। जो विशेष इस्पात है ये इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त मूल्यवर्धित उत्पाद है। हालांकि विशेष इस्पात की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। विशेष इस्पात स्पेशलिटी, इसका पूरा इंग्लिश में नाम है स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI योजना का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके देश के भीतर विशेष इस्पात ग्रेड के निर्माण को बढ़ावा देना है। विशेष इस्पात जो है ये कोडेड प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च शक्ति घिसाव रोधी इस्पात, विशेष रेलिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, इस्पात की तारों और इलेक्ट्रिकल स्टील की 5 श्रेणियों को शामिल करता है। आगे बात करते हैं गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेष समूह के बारे में, जिसको यूनाइटेड नेशन ने गठित किया है। इस जलवायु टीम में एक भारतीय अरुणाभा घोष को भी शामिल किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। यह समूह एक कार्य योजना तैयार करेगा, साथ ही व्यवसायों तथा गैर राज्य अभिकर्ताओं को शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। आगे बात करते हैं मधुमेह की। अमेरिका और कनाडा के बाद भारत में मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। मधुमेह जो है एक लंबी बीमारी है। यह तब होती है जब अग्नाशय जो होता है, जो आपका पेंक्रियास है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मधुमेह मेनली 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन पर निर्भर तथा किशोरावस्था में या बचपन से शुरू होता है। इसमें इंसुलिन का कम उत्पादन होता है, इसके लिए दैनिक रूप से इंसुलिन की आवश्यकता होती है। वहीं टाइप 2 मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन पर निर्भर नहीं है। इसमें यह वयस्क आयु में शुरुआत होती है। इसकी शरीर द्वारा इंसुलिन के अप्रभावी उपयोग के परिणाम स्वरूप आपका टाइप 2 मधुमेह होता है। मधुमेह से ग्रसित 95% से अधिक लोगों को मधुमेह टाइप 2 ही है, डायबिटीज टाइप 2 है। राष्ट्रीय मधुमेह रोकथाम कार्यक्रम की बात करें तो यह टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम या देरी से प्रभावी होने के लिए कार्य कर रहा है। अगला है वित्त वर्ष 2022 में कॉफ़ी का निर्यात 42% बढ़ा है। तो काफ़ी मुख्य रूप से एक निर्यात की जाने वाली मद है। देश में उत्पादित कॉफ़ी का 65 से लेकर 70% निर्यात किया जाता है, जबकि 35 से 30% खपत होती है भारत में। भारत में कॉफ़ी की 2 मुख्य किस्में हैं, एक अरेबिका और एक दूसरा है रोबेस्टा। ये 2 किस्में उगाई जाती हैं। इसके क्षेत्र जहाँ पे उगाया जाता है तो पारंपरिक रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित पश्चिमी घाट में उगाई जाती है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी इसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए मृदा कैसी चाहिए? तो अच्छी तरह से अपवाहित, थोड़ी अम्लीय और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होनी चाहिए। तापमान तो देखिए अरेबिका के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि रोबेस्टा के लिए अधिक टेम्परेचर लगता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस।
आगे चलते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, मैन पैड्स के बारे में। देखिए, हाल ही में भारतीय थल सेना ने रूस से प्राप्त ईगला एस सिस्टम को सेना में शामिल किया है। ईगला एस या ईगला सुपर एक बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यह बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क में शत्रु देश के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के विरुद्ध रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में कार्य करती है। इसकी अधिकतम सीमा 6 किलोमीटर है। इसे कंधे पर रखकर दागा जाता है या निचली उड़ान वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को निष्क्रिय कर देती है। आगे बात करते हैं विक्रम संवत की। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोगों को 9 संवत्सर अर्थात 9 वर्ष अर्थात विक्रम संवत 2079 की शुरुआत पर बधाई दी है। विक्रम संवत चंद्र वर्ष पर आधारित एक पंचांग है। देखिए, सूर्य वर्ष पर आधारित होता है, एक चंद्र वर्ष पर, तो ये चंद्र वर्ष पर आधारित एक पंचांग या कैलेंडर। इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व अर्थात शून्य वर्ष में शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था। वहीं आगे बात करते हैं अट्टापद्दी की। तो देखिए, केरल और तमिलनाडु में अट्टापद्दी पहाड़ियों से प्रवाहित होने वाली 3 नदियों के किनारे प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष खोजे गए हैं। अट्टापद्दी केरल के पलक्कड़ जिले में एक जनजातीय क्षेत्र है। इसमें इरुला, मुदुगा और कुरुम्बा नामक जनजातियां निवास करती हैं। पुरातात्विक खोजों में शामिल क्या हैं? पत्थर के औजार, अधिवासित गुफाएं, मेनिहर, शिष्ट या समाधि कक्ष, पत्थर के घेरे, दफन कलश, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, पत्थर पर नक्काशी तथा ग्रेनाइट पत्थर पर अभिलेख इत्यादि इसमें शामिल है जो पुरातात्विक खोज हुई हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।